आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर गौरी शंकर दुबे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सभी श्रोताओं को प्रणाम। फोन आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। चौचकपुर जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर। अच्छा, राम सकल जी हमारे साथ जनरल फिजिशियन है डॉक्टर गौरी शंकर दुबे। क्या पूछना चाहते हैं, पूछे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कोई चीज खाना होने से खाता हूँ, कुछ खाता हूँ ना सर, हाँ। तो 2-3 महीने से जी उसका स्वाद अच्छा नहीं रहता है सर डॉक्टर साहब खाने में। तो आपने कहीं कुछ इस संदर्भ में दवा लिया था क्या? जी दवा तो बुखार का जी 1-2 महीने से खा रहा हूँ। हाँ। खाने में स्वाद नहीं मिल रहा है, उससे ये लग रहा है कि आपको अभी अंदर बुखार है। तो एक बार आप अपने शरीर का एक जांच करवा के अगर देख लीजिए, टाइफाइड के बुखार में मुख्यतः जो है मुंह का स्वाद नहीं बनता है। तो उस स्वाद के निमित्त अगर आप जांच करा लेंगे ना, तो जांच से क्लियर हो जाएगा कि आपको अगर टाइफाइड है तो आप उसका अच्छे से इलाज करवाएंगे, और इलाज जब हो जाएगा तब आपको मुंह का स्वाद भी आपका सही हो जाएगा और स्वस्थ भी हो जाएंगे। अभी से डॉक्टर साहब अथू नहीं करा, चेकअप नहीं करा, जैसे दवा लेकर अभी डॉक्टर से लेकर दवा खाते हैं। हाँ, तो नहीं, अगर आपको पूर्णतः आराम नहीं है, आपको अगर स्वाद नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार जांच करा के देख लीजिए कि टाइफाइड का परसेंटेज कितना है, और उस हिसाब से जांच के अनुरूप अगर इलाज कराएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा और स्वाद भी आपको मिलने लगेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? पांडुरंग जी, मैं बोल रहा हूँ मो जिला पोस्ट इलाहाबाद बचौना छटकापुरा से अशोक चौहान। अच्छा अशोक जी, हमारे साथ जनरल फिजिशियन है डॉक्टर गौरी शंकर दुबे। क्या प्रश्न है आपका? अब डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बदलते मौसम में जी कौन कौन सी बीमारियां ज्यादातर होती हैं? बदलते मौसम में शुरू में अगर आप जरा सा भी लापरवाही बरतेंगे तो सर्द गर्म का मौसम है तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, उससे पेट संबंधी भी दिक्कतें होती हैं। अगर आप सही ढंग से खाना नहीं लिए, अगर रात में कुछ ठंडक लग गया तो आपको पेट में दर्द, उल्टी टट्टी भी हो सकता है। तो इस मौसम में ज्यादातर बीमारियां यही होने के चांस रहते हैं। अगर आप सावधानी सतर्कता से हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और डॉक्टर साहब, खान पान में इसे मतलब कोई? खान पान में आपको हल्के और सुपाच्य भोजन लेना है। जैसे अगर देर रात तक जागरण हो रहा है तो गरिष्ठ भोजन लेंगे तो पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा। और अगर ठंडी का समय है, अगर आप आइसक्रीम वगैरह ले लेंगे तो सर्दी जुकाम का चांस रहता है। तो इसलिए खान पान में बेहद अगर सतर्कता और सावधानी रखेंगे तो कोई समस्या नहीं रहती। अगर जरा से भी लापरवाही बरतेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसी डॉक्टर साहब, जैसे हम सुबह नहाते हैं भोर में 4 बजे, हाँ, इसी जो रहता है, इसी जो बासी जो खाना होता है ना, इससे ठंड के मौसम में, हाँ, जैसे कि साग हो गया, साग वगैरह, जैसे बथुआ का जो होता है, इससे ज्यादा मक्खन हम सेवन करते हैं। सुबह में स्नान कर और पूजा पाठ कर खाते हैं। नहीं, ठीक है, सुबह का जो काम आप करते हैं अच्छा है, लेकिन जो बासी भोजन का सेवन करते हैं वो अच्छा नहीं। खासकर साग वगैरह तो बासी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साग सब्जियां अगर बनी है, ताजी हैं, तो बस उसी समय इस्तेमाल करिए। अगर वो रखी हुई है, अगर 5-6-7 घंटे से ज्यादा हो गया तो फिर उसके गुण जो परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर आप लेंगे तो साग ठंडा भी होता है, और सुबह आप स्नान करके ठंडा साग रात का रखे खाएंगे तो निश्चित गरिष्ठ होगा और आपको नुकसानदेह होगा। अच्छा, नुकसान करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह के समय आप ताजा भोजन ही लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी, हम मदन लाल बोल रहे हैं, चंदनपुर, अफजलपुर, अम्बेडकर नगर। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, यही जो फीवर उवर, सर्दी हो जाता, खांसी भी आता है सर, ये बस यही जानना चाहता हूँ। इससे बचने के लिए आप समय से अपना नहाना, समय से भोजन, समय से सोना, अगर ये क्रिया करते हैं, थोड़ी सावधानी और सतर्कता बरतेंगे तो आपको ये सब सर्दी जुकाम खांसी नहीं हो सकता है। क्योंकि सुबह के समय तेज धूप हो जा रही है, शाम के समय फिर ठंडी का थोड़ा असर हो जा रहा है, तो उसके वजह से जब भी आप सुबह में निकलिए, अगर कहीं देर रात तक आपको वापस होना है तो आप उस हिसाब से अपने कपड़े सावधानी अगर बरतेंगे तो आप जो है प्रभावित नहीं हो सकते हैं। और नहीं तो अगर आप असावधानी से रहेंगे, अगर हल्के कपड़े पहने, लौटते समय आपको रात में ठंडक लग गई तो सर्दी जुकाम बुखार हो सकते हैं। तो इस समय जो सर्दी और गर्मी दोनों का जो चल रहा प्रभाव, उस प्रभाव से बचने के लिए आप दोनों, गर्मी और सर्दी दोनों से बचने के लिए एहतियात बरतिए, जिससे कि आपको दिक्कत न हो। हाँ सर, ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। हेलो। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रही हैं? पांडुरंग जी। जी, मैं कुसुम सिंह बोल रही हूँ, मैं दागिन से। अच्छा, हमारे साथ आज जनरल फिजिशियन है डॉक्टर गौरी शंकर दुबे। जी सर। जी बताइए कुसुम जी। सर जी, हम ये मौसम जो चेंज हुआ है, पता नहीं क्यों अचानक 1 हफ्ते पहले लग रहा था रात में हार्ट अटैक हो जाएगा, पूरे शरीर में पसीना पसीना और घबराहट, और दिन में सर कमजोरी लगती है, थकान लगती है, और चेस्ट में गांठ है। अच्छा। और
बच्चेदानी में सूजन था, इन्फेक्शन तो उसको निकलवा दिए सर, ऐसा क्यों हो रहा है? कमजोरी और थकान लगता है। हाँ, तो बच्चेदानी में सूजन थी, आपने ऑपरेशन करवा दिया है और आपको चेस्ट में गांठ है, तो ये हो सकता है कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर के अंदर हो रहे हैं। तो इसके लिए आप संबंधी जैसे आप चेस्ट फिजिशियन चाहे हार्ट के डॉक्टर को एक बार प्रॉपर उनको दिखा के सलाह ले लीजिए, क्योंकि रात में पसीना होना और चेस्ट पेन होना ये अलग लक्षण है, ये मौसमी बीमारी का लक्षण नहीं है। तो इसके संबंधी जो डॉक्टर है उनसे आप राय लेके और उसका समुचित जांच और समुचित इलाज कराइए, क्योंकि इससे दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, मैं आजमगढ़ से छेदी सिंह बोल रहा हूँ। हाँ छेदी सिंह जी, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हमारे साथ जनरल फिजिशियन है डॉक्टर गौरी शंकर दुबे, आपका प्रश्न पूछिए। मुझे जो है सुबह उठता हूँ जी जी, तो सर के पिछले हिस्से में जी, झनझनाहट मालूम होती है। अच्छा अच्छा, तो इसका कोई निदान आपकी समझ में आता हो तो बताओ। मेरी उम्र इस समय 68 वर्ष है। तो इसमें ऐसा है सिंह साहब ने कि ये जो सिर के पिछले हिस्से में झंझनाहट होती है, तो इससे लग रहा है कि कुछ ब्लड का सर्कुलेशन आपके सिर के पिछले हिस्सों में प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर आप चारपाई पे सोते हो और मोटी तकिया लगाते हो तो आप उसको चौकी पे सोइए, तख्त पे। चौकी पर ही सोता हूँ। हाँ, तो अगर मोटी आप जो तकिया लगाते हो तो वो पतली कर दीजिए। और कुछ गर्दन के व्यायाम होते हैं वो तो कर हाँ, अगर वो आप करेंगे तो क्रमशः ये जो झंझनाहट है वो कम हो जाएगी। और एक बार आप जो है हड्डी के डॉक्टर को, चाहे अपना ये हमको कुछ लग रहा है कि सर्वाइकल के कुछ लक्षण हैं, तो आप उससे संबंधित किसी न्यूरो के डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। अच्छा सर, अच्छा ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो, हेलो पांडुरंग जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में फोन मिलाया है आपने, कौन बोल रहे हैं? सर मैं सुरेश दुबे बोल रहा हूँ, सैदपुर डबरुआ जौनपुर से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हैं, क्या पूछना है आपको, पूछे। सर जैसे मौसम अभी बदल रहा है, जी जी, तो उसमें हमें क्या जो लापरवाहियां लोग कर रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, मौसम जो बदल रहा है और आप बोल रहे हैं कि लापरवाहियां करते हैं, तो पहली बात तो हम यही कहेंगे कि बदलते मौसम में सतर्कता और सावधानी रखी जाए, किसी भी तरह की लापरवाही न की जाए। क्योंकि जब मौसम जो चेंज होता है, तो मौसम जब परिवर्तन के समय या तो शुरुआती या तो लास्ट दौर में ही आदमी ज्यादा उससे प्रभावित होता है, क्योंकि उस समय वो लापरवाह की तरह रहता है। तो हम तो पहले कहें कि आप किसी भी तरह की लापरवाही मत करती और जब भी घर से निकलिए तो शाम को कब तक लौटना है उस तरह से अपने आप को तैयार करके। खाने पीने में बहुत ज्यादा हैवी भोजन, और लौटते समय से घर से जब लौट रहे हैं वहाँ से या कहीं जा रहे हैं तो बेहद सावधानी पूर्ण से और हल्का भोजन, सुपाच्य, ये सब करिए आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यूरिक एसिड की थोड़ी समस्या है। हाँ, 6.31 हो है इस समय। तो क्या दूध उसमें खाना चाहिए कि नहीं? दूध आप गाय का ले सकते हैं, लेकिन हैवी प्रोटीन इसमें, हाँ, हैवी प्रोटीन जैसे पनीर है और राजमा है, दाल है और नॉनवेज है, ये सब आप जो है। नहीं सर, नॉनवेज तो हम लोग खाते ही नहीं है। दरअसल अभी दाल तो एकदम छोड़ ही दिया हूँ। हाँ, दूध ले रहा हूँ सर, वही। हाँ, तो गाय का दूध आप ले सकते हैं, उससे उतना ज्यादा जो है यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। जी 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 सर, ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मोटे अनाज की बात यदि हम करें तो क्या मोटा अनाज उपयोगी है? मोटा अनाज पांडुरंग जी हर मौसम में बेहद ही उपयोगी है। और हम आपको बता दें कि पोषण के लिए जो मोटा अनाज होता है, जो हम लोग सामान्य इस समय ले रहे हैं अनाज, उससे वो 3 से 5 गुना उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और मल्टीमिनरल्स, मल्टीविटामिन सब कुछ उसमें ज्यादा रहता है। तो अगर मोटा अनाज का सेवन आदमी करे तो उससे उसको मोटापा, शुगर, हार्ट और जो कुपोषण की समस्या, इस सब समस्याओं से उसको मुक्ति मिलेगी। पेट संबंधी सारी समस्या, कब्ज वगैरह भी नहीं होगा। कब्ज नहीं होगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। कब्ज से भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक फोन है सर। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है। कौन? नमस्कार, कैलाश पटेल बोल रहे हैं, मिसे पुरनिया, वाराणसी से। अच्छा, डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हमारे साथ हैं, जनरल फिजिशियन, आपका प्रश्न पूछिए। कह रहे हैं जैसे मौसम के साथ, मौसम जब बदलता है तो थोड़ा दाना दाना होकर खुजली होता है। जी जी, और मौसम बदलने से करीब हमको लग रहा है 15 से 20 दिन पहले ही होता है ऐसा। तो क्या कारण हो सकता है इसका? ये आपके शरीर के अंदर ना जो पित्त की मात्रा होती है, रक्त पित्त और शीत पित्त हो जाता है, तो वो कहीं न कहीं आपके शरीर के अंदर पित्त की मात्रा की जो स्थिति है वो थोड़ी ज्यादा है। तो जब भी आप कहीं धूप में से या गर्मी में से आइए तो तुरंत कपड़े मत उतारिए, ठीक है? कुछ देर बाद उतारेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और खाने पीने में बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें और तेली जो तली हुई चीजें, इनका प्रयोग न करिए, ठीक है?
टोटल एकदम सादा सादा है। हाँ, तो सादा भोजन करेंगे तो ये चीजें नहीं होगी, और थोड़ा से स्किन आपकी रुखी होगी तो ये नारियल का तेल है उसका थोड़ा सा प्रयोग करिए, उसको आप अपने त्वचा पे मलेंगे तो उससे भी आपको जो दाने दाने होते हैं वो नहीं होंगे। नारियल के तेल की मालिश कर सकते हैं। हाँ, कि डॉक्टर साहब नारियल के तेल में बहुत लोग कपूर भी मिला देते हैं, तो लेकिन मिलाया कपूर की जो स्थिति है, कपूर शुद्ध होना चाहिए। कपूर और इलायची और मरीच ये तीनों मिला के अगर उसको कपड़े से छान के अगर उसमें फेंट के अगर शरीर मला जाए तो वो भी दानों के लिए बड़ा कारगर होता है। लेकिन कपूर शुद्ध हो, कपूर जो कपूर अच्छे गुणवत्ता वाले हों। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मोटे अनाज के बारे में डॉक्टर साहब और आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि अगर श्रोता जितने भी हमारे हैं, अगर वो लोग मोटे अनाज का सेवन करते हैं, अगर दिन में या नहीं रोज तो कम से कम दूसरे तीसरे दिन, तो वो समझिए सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही गुणवत्ता अमृत काम कर रहा है। तो इसमें मोटे अनाज में ज्यादातर ये ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, ये जो अनाज होते हैं ये मोटे अनाज कहे जाते हैं। अगर इनका इस्तेमाल आदमी करता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां से हम जो बचेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम जो है स्वस्थ भी रहेंगे। जी, हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? सूर्यभान सिंह, विसुंधरी घोरावल, सोनभद्र से। अच्छा, आपका प्रश्न क्या है? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सूर्यभान जी, बताइए। हाँ सर, हमको 3 महीना पहले डेंगू हो गया था। जी। तो उसके बाद हमने दवा किया, प्लेटलेट लगभग 2.5 लाख तक हो गया। फिर जो है कि अब सोचे कि अब तो सही है, दिक्कत भी नहीं था, तो फिर दवा बंद कर दिए। इसके बाद जैसे ही 1 हफ्ता बीता फिर शरीर में दर्द होने लगा। अच्छा। फिर हमने जो है कि जांच कराया तो प्लेटलेट लगभग 1,80,000 आया। फिर हमने प्लेटलेट बढ़ाने की दवा जो है कि खाना शुरू कर दिया, और खाने के बाद लगभग जब 2-2.5 लाख वो भी पहुंच गया, अब दिक्कत नहीं हुआ तो छोड़ दिया। फिर जो है कि हफ्ता भर जो है कि बीतने के बाद, दवा बंद करने के बाद फिर जो है कि शरीर दर्द करने लगा, तो फिर मैंने चेक कराया, फिर वही घटा। ऐसा सर हमको लगभग अब तक जो है कि 3 बार से ऐसा हो चुका है। अच्छा। और तो फिर हमने क्या किया वही कि, और लोग सलाह दिए कि जो है कि आप प्लेटलेट जैसे कीवी भी खाते रहिए। तो अब हम डेली कीवी खा रहे हैं तो भी हल्का हल्का दर्द है, लेकिन वो डेली खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है सूर्यभान जी ना कि जो आपके प्लेटलेट की जो रिपोर्ट आपके बढ़े थे वो दवाओं के बल पे बढ़े थे। ठीक है, आपको अपना खान पान, रहन सहन इस तरह से करना है कि आपका जो प्लेटलेट जो भी बढ़े वो अस्थायी रूप से बढ़े, न कि दवाओं के बल पे बढ़े फिर प्राकृतिक रूप से। तो उसके लिए आप अपना जो भोजन है उस भोजन में उस तरह के पौष्टिक फल, दूध और भोजन ऐसा करिए जिससे कि आपके प्लेटलेट की स्थिति वो जब भी बढ़े तो बरकरार रहे अस्थायी रूप से। अच्छा सर, कीवी जैसे खा रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कीवी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा सामान्य भोजन है जो रोजमर्रा में हम खाते हैं वो भी प्लेटलेट के लिए बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, और उससे जो प्लेटलेट की आपकी स्थिति बढ़ेगी वो अस्थायी रहेगी। वो फिर ये नहीं कि नहीं आप उसको छोड़े तो फिर प्लेटलेट घट जाएगा। कितना दिन में मेंटेन होगा ये? मेंटेन देखिए 1.5 लाख तक का अगर प्लेटलेट आपके पास है आपके ब्लड में तो वो सामान्य है। ठीक है। तो आप सामान्य भोजन जो हम लोग रोज खाते हैं वो फ्रूट जो में कीवी ले लिया करिए, दूध है और गिलो का जो है काढ़ा वो। अच्छा, दूध सर ले रहे थे लेकिन लीवर में प्रॉब्लम थी, SGOT लगभग जो है कि हमारा 60 हो गया था। उस समय तो 100 था, और इधर कोलेस्ट्रॉल लगभग 420 के करीब पहुंच गया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी की प्रॉब्लम, बीपी हाई रहता है। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल संबंधी दवाएं आती हैं, उनका प्रयोग करिए, डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। और अपना अगर गिलोय और ये तुलसी पत्र और दालचीनी का अगर आप काढ़ा लेते हैं ना तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फायदेमंद है और आपके प्लेटलेट के लिए भी फायदेमंद है। और कोलेस्ट्रॉल में तेल की भूमिका भी बहुत होती है, तो तेल घी संतुलित लीजिए। हाँ सर, आयल तो एकदम कम कर दिए है। आयल साल्ट एकदम कम कर दिए खाना। हाँ, बस जितनी सावधानी बरतेंगे उतनी आपको कम दवा करनी पड़ेगी, उतना जल्दी स्वस्थ होंगे आप। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल कुमार गुप्ता, गौंड, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2, पहाड़िया, वाराणसी। जी, हमारे साथ जनरल फिजिशियन है डॉक्टर गौरी शंकर दुबे। सादर प्रणाम सर। ऐसा है कि सर्दी के मौसम में गुनगुनी धूप ये लेने से मानव शरीर को क्या लाभ पहुंचता है, फायदा? गुनगुनी धूप से बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात है कि जो विटामिन डी शरीर के अंदर हम लोगों को अन्य स्रोतों से नहीं मिल पाता है, तो विटामिन डी के पूर्ति का एक बहुत ही अच्छा सुलभ साधन जो है गुनगुनी धूप है। और शरीर के अंदर सुस्ती, कमजोरी, स्किन की बहुत सारी बीमारियां जो है गुनगुनी धूप से कम होती है। तो गुनगुनी ऊर्जा भी मिलती है। अगर आपके अंदर आलस्य है तो
सूर्य के रोशनी से, धूप से आपके अंदर आलस की कमी होती है। तो ये समझिए ऊर्जा का जो बृहद स्रोत है, जो कि प्रकृति के लिए और मानव के लिए, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। जी, बहुत अच्छा सर। ऐसा लगता है कि गुनगुनी धूप से कुछ उम्र भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राकृतिक जो भी चीजें हैं वो हमारे उम्र के लिए बहुत जिम्मेदार है, समझिए। बढ़ती उम्र का जो असर है वो गुनगुनी धूप लेने से कम होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा सवाल ये है कि बदलते मौसम में जो सामान्य बीमारियां जैसे डायरिया, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम तो बहुत कॉमन चीज हो गया है और आजकल जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा, और खांसी, तो इसके बारे में जरा आप बताइए कि देखिए सर्दी जुकाम के लिए तो जो मैं बताया कि जो काढ़े का इस्तेमाल है वो किया जाए। काढ़े में क्या क्या? काढ़े में आदि, तुलसी पत्र, मरीच और गिलोय, इसका काढ़ा अगर सुबह ये नित्य अपने दिनचर्या में इसको जोड़ लिया जाए तो उससे सर्दी जुकाम होने के जो है चांसेस कम हो जाते हैं। इसकी मात्रा और सब कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कोई देखा जाता है कि एक गिलास लोग पी रहे हैं, एक लोटा लोग पी रहे हैं। नहीं, सामान्य जो हम लोग 1 कप चाय लेते हैं बस वही उसकी मात्रा होनी चाहिए, और उसमें चीनी की जगह पे गुड़ का उपयोग होना चाहिए, तो वो काढ़ा ज्यादा फायदेमंद होता है। और उसमें मरीच और जो तुलसी पत्र है, आदि और गिलोय, इसकी भी मात्रा जो है 1 संबंधी, 2 संबंधी, 3 संबंधी, 4 का होना चाहिए जी। मतलब मरीच की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। यानी एक दाना मरीच का डालिए। हाँ, बस एक व्यक्ति के लिए दिन भर में 2 दाना मरीच ही पर्याप्त है जी। तो अगर इसका इस प्रयोग है तो सर्दी जुकाम से बचेगा। जहाँ तक डायरिया और पेट दर्द की बात कहे हैं तो उसमें हम अपने आहार विहार पे ध्यान रखें कि हमारा भोजन कैसा है। इस समय चूंकि गर्मी बढ़ जाती है तो हमारी जठराग्नि जो है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो जठराग्नि धीमी पड़ जाती है, अगर हमारा भोजन वही रहेगा तो निश्चित तौर से हमको अपच और उल्टी टट्टी, पेट दर्द ये सब हो सकता है। तो हमको क्या खाना है और कौन सा हमारे लिए भोजन जो है स्वास्थ्यप्रद है, उसका निश्चित ध्यान रख के ही हम भोजन करें। अगर गरिष्ठ भोजन ले लिए, सही ढंग से पाचन नहीं हुआ तो निश्चित तौर से टट्टी उल्टी, पेट दर्द ये सब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा है कि अभी तो सर्दियों से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब गर्मी खत्म होती है और बरसात का सीजन शुरू होता है या त्योहार हो जाते हैं, जैसे होली आ गया, तो जनरल फिजिशियन की यहाँ लाइन लग जाती है। चूंकि जब मौसम बदलता है तो लोग अपनी सावधानी करते, उसी हिसाब से जीते रहते जैसे पिछले मौसम में रहते हैं। तो इसी असावधानी की वजह से जब आदमी सावधानी करेगा तो अस्वस्थ होगा, अस्वस्थ होगा तो दवा के लिए जाएगा, और जो लोग सावधानी बरतते हैं वो लोग नहीं अस्वस्थ होते हैं। नहीं, तो खान पान में विशेष तौर से क्या ध्यान रखें? जैसे त्योहार आ रहा है होली का, होली के बाद अक्सर लोग उल्टा सीधा खाने पीने पे ध्यान कम देते हैं, गरिष्ठ भोजन का सेवन ज्यादा कर लेते हैं। गुप्ता जी, इस समय देखिए खान पान में ध्यान यही हम बताएंगे कि इस समय सारी चीजों की उपलब्धता परिपूर्ण है। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने परिस्थिति, अपने शरीर के हिसाब से ही भोजन करना है। जो भी चीजें ले वो अल्प मात्रा में ले। और खाने के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आदमी को भोजन आधा पेट, जो हिस्सा और बचा वो पानी, और एक हिस्सा हमेशा खाली रखना चाहिए। नहीं, बहुत सही बताया सर। जब गर्मी के बाद बरसात शुरू होता है सर, तो उस समय हमें लगता है कि भोजन जल्दी खराब हो जाता है, तो उस समय भी बीमारियों का प्रकोप, सामान्य बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश के समय में जानते हैं जब बरसात होती है तो तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, तरह तरह की वनस्पतियां जो है उगती है। तो बारिश के मौसम में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस मौसम में इन्फेक्शन के चांसेस उतना नहीं है, इसमें असावधानी से लोग अस्वस्थ होते हैं। और जाड़े में जो रेट ऑफ इन्फेक्शन होता है वो और कम रहता है। जैसा अनिल जी आपने कहा कि होली का त्योहार आएगा, तो होली के त्योहार पर लोग खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं तो खूब खाने लगते हैं। तो हमको अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है। हमको बस उतना ही लेना है जितना आवश्यक है और हमारी जीभ को स्वाद दे सके। ये नहीं कि अगर 1 प्लेट रखा है तो हम पूरा साफ कर जाएं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदत में सुधार करना ही सावधानी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, आपको एक बार और पढ़ना। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? गोरखपुर से बोल रहे हैं। गोरखपुर से आप अपना परिचय दीजिए। राहुल बोल रहे हैं। राहुल जी, हमारे साथ जनरल फिजिशियन है डॉक्टर गौरी शंकर दुबे। क्या प्रश्न है आपका? ये पूछ रहे थे कि मतलब बीपी बढ़ जाए जी तो कौशन लेना चाहिए। पहली बात तो हम बोले कि जो आप अपने भोजन में नमक यूज करते हैं उस नमक का प्रयोग कम करिए।
ठीक है। और जो आप ये घरेलू नमक यूज करते हैं उसके जगह पे सेंधा नमक आता है, एक सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे तो उससे बीपी कम हो जाती है अपेक्षाकृत इस जो सामान्य नमक से। तो उसका प्रयोग करिए सेंधा नमक का। और स्ट्रेस मत लीजिए, जैसे अपनी नींद, अपना खाना, अपना रहना, ये सब चीजें भी बीपी और शुगर के लिए बहुत जिम्मेदार हैं। तो अगर आप अपना खाना पीना और अगर रहन सहन अगर ये सुधारते हैं तो आपके दिनचर्या से आपके स्वास्थ्य पे जो बुरा और अच्छा असर जो पड़ा है वो दोनों जो है प्रभावित होता है। तो अपना रहना खाना पीना ये सुधारिए और नमक की मात्रा सामान्य कर दीजिए। उसके बाद बीपी की मॉनिटरिंग कराइए। अगर उसके बावजूद भी अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ मिलता है तो आप संबंधित डॉक्टर को दिखा के अपना एक बार उससे संबंधित जांच वगैरह करा लीजिए कि क्या कारण है बीपी बढ़ने के। उस कारण का इलाज करिए, बीपी आपका कम हो जाएगा। खाने पीने में बहुत ज्यादा चिकनी और बहुत मतलब इसकी दवा बराबर चलती क्या? हाँ, चूंकि सावधानी के तौर पे दवा तो बराबर चलती है। अगर आप अच्छे ढंग से परहेज और सावधानी बरतते हैं तो दवाएं छूट भी सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और दवा छोड़ना और चालू रखना ये डॉक्टर के निर्देश पे ही आपको करना, अपने मन से आपको दवा नहीं छोड़नी है। हाँ, तो इसलिए ये संबंधी जो भी डॉक्टर का निर्देश मिलता है उसका अक्षर से पालन करिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, चिठियापुर शिवपुर वाराणसी से असगर अली बोल रहा हूँ। हाँ असगर जी, हमारे साथ डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी हैं, जनरल फिजिशियन। डॉक्टर सबसे पहले बताइए एलर्जी क्या है? एलर्जी को हम अपने आम भाषा में प्रतिक्रिया कहते हैं। अच्छा। एलर्जी ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं किसी प्रॉपर एक बीमारी के लिए प्रयुक्त। एलर्जी बहुत लोगों को दवाओं से एलर्जी होती है, बहुत लोगों को खान पान से एलर्जी होती है, बहुत लोगों को धूप से एलर्जी होती है, बहुत लोगों को धूल से एलर्जी होती है, धुआं से एलर्जी होती है। एलर्जी का यानी शरीर के अंदर उस कार्य या उस दवा या भोजन से जो शरीर के अंदर प्रतिक्रिया उभरती है उसी को एलर्जी कहते हैं। बहुत लोगों को गंध से भी, हाँ गंध से होती है। बहुत लोगों को ये लगा लेते हैं सेंट वगैरह, उससे भी होती है। ये सही बोला आपने। मेरी पत्नी को सुगंध से भी एलर्जी है। हाँ, बहुत लोगों को कुछ ऐसे स्पेशल गंध होते हैं जो कि नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, उनको शरीर के अंदर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती हैं। ये क्या खून की वजह से होता है डॉक्टर? खून में फर्क होने से होता है? नहीं, खून में ये देखिए कहीं न कहीं हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के वजह से ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर रहती है, चाहे उस गंध के प्रति, चाहे उस भोजन के प्रति, चाहे उस धूल धुआं के प्रति हमारी कुछ क्षमता कमजोर रहती है, इसलिए शरीर के अंदर ऐसी प्रतिक्रिया हो जाती है। तो उसी को एलर्जी बोलते हैं। उसी को एलर्जी बोलते हैं। बहुत लोगों को ठंडे पानी से दिक्कत हो जाती है, तो ये शरीर के ऊपर निर्भर। बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर साहब, हमें लगता है जिसके चलते, और हर व्यक्ति के लिए एलर्जी के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो किसी को धूल से यदि एलर्जी है तो हमको धूल से बचना चाहिए। मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल। किसी को सेंट जैसी सुगंध से एलर्जी है तो उससे हमको बचना चाहिए। और बहुत सारे जब बगीचे में लोग जाते हैं तो फूलों के जो परागकण होते हैं उनसे भी लोगों को दिक्कत होती है, तो उससे भी हमको बचना चाहिए, है ना। तो हमको पता चल जाता है लगभग आमतौर पर रोज की जिंदगी में कि क्या होने से हमको दिक्कत शुरू हो रही है, तो उस चीज से हम बचें। अगर उसका सूक्ष्म एनालिसिस करें कि हमको किस वस्तु से एलर्जी हो रहा है तो हम उससे अगर सावधानी बरतेंगे तो हमको एलर्जी नहीं होगी। और साथ साथ एलर्जी से बचने के लिए हम ये कहें कि योग, व्यायाम, प्राणायाम ये भी चीजें बहुत रिस्पॉन्सिबल। अगर आदमी ये सब नियमित करता है तो उसकी शारीरिक और आंतरिक जो क्षमता है वो बनी रहती है, मजबूत रहती है, और हम बहुत जल्दी किसी चीज से प्रभावित नहीं होते। मतलब इम्यूनिटी हमारी अगर मजबूत है कर लिए तो हम जल्दी किसी भी तरह से हमको प्रभावित नहीं होते हैं। हम अगर इम्यूनिटी कमजोर, कैसे मालूम होगा कि हमारा हमको इस चीज से एलर्जी है? इसके लिए अगर अपनी दिनचर्या में आप अगर सूक्ष्म अपना अगर आप विश्लेषण करेंगे कि हम कहाँ गए, क्या खाए, कहाँ किससे मिले जुले, तो ये चीजें आपको निश्चित तौर से मालूम हो जाएगी। एक आदमी जो अपने घर में रह रहा, कहीं कुछ कभी बाजार का भी चीज नहीं खाता है। असगर अली जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, कई बार होता है कि हम साफ सफाई कर रहे हैं और धूल के संपर्क में आ गए, तो धूल से भी लोगों को परेशानी होने लगती है, सांस फूलने लगेगी और बहुत तरह की दिक्कतें, कभी कभी शरीर पर भी चकत्ते जैसे हो जाते हैं, कुछ चीजें दिखने लगती हैं। तो हमको निरीक्षण, विश्लेषण करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है। और डॉक्टर साहब सांस बहुत फूलता है। जी। मतलब ऐसे वो सोने में ज्यादा सांस फूलता है। अभी हम और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम चित सोएंगे जी बहुत आराम रहता है। राइट साइड होके सोएगा तो क्या होता है, रात को स्पेशली खाना खाए वो खाना जो ऊपर आने लगता है। लेफ्ट साइड होके सोएगा तो आराम रहेगा, राइट साइड होके सोएगा करवट बदल के तो खाना ऊपर हलक में आना लगता है। कई बार ऐसा होता है कि खांसी आते आते उल्टी हो जाता है। और ये है कि ना, अभी कल ही की बात हम बता रहे कि खाना खाते खाते सड़क जाता है और हमको खाना इस तरह से हो जाता है कि हमको खाना छोड़ना पड़ रहा है। कल रात ही की बात है कि मैं पहले ही रोटी खा रहा था, जो सर का
इस तरह की सरका कि उसके आगे मैं खा नहीं सका, सो गया। ये हालत बहुत मतलब तकलीफ होता है। ये बहुत जो बता रहे, हाँ, उम्र के वजह से, और जो आप सांस के जो मरीजी हैं उसके नाते जो सांस की नलियां वो आपकी सिकुड़ गई हैं, ठीक है। और जब आप भोजन करते हैं तो वो ग्रास नली में न जाके श्वास नली पे उसका थोड़ा असर पड़ता है या कभी कभी चला जाता है, तो उसकी वजह से आपको जब सांस तेज बढ़ेगा और खांसी आती है, उस प्रतिक्रिया के स्वरूप आपको उल्टी हो जाता है। तो आप अपने जो श्वास की दिक्कत है उसके लिए प्रॉपर आप अच्छे से इलाज कराइए, ठीक है। और किस डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा? चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो आपके जो बीमारी का वो अच्छे से इलाज करेंगे। और जो भी आपको ये सब परेशानियां हैं वो आपके श्वास से ही है, आपके जो लंग्स कमजोर हो गए हैं, उसकी वजह से आप जो सब कुछ करा के देख लिया, ECG कराया, एक्सरे कराया, सब कुछ करा के देखा। जी जी। और लास्ट में वही जो इनहेलर लिखे, बाकी कुछ नहीं। इनहेलर उसके लिए ना सबसे बेहतर इलाज है, क्योंकि सीधे इनहेलर के द्वारा दवाएं लंग्स में जाती हैं और लंग्स ही अफेक्टेड रहता है श्वास में, तो वो जाके वहाँ दवाएं काम करती हैं तो आपको अच्छा आराम मिलता है। लेकिन वो दवाएं सिर्फ एक तरह से आपको आराम पहुंचाती, ठीक नहीं करती हैं। ठीक करने के लिए आप अपने उस संबंधित अपना खाना पीना और कुछ ऐसी दवाएं जो आपको स्वस्थ रखे उनका भी प्रयोग करिए। तो करेंगे तो इससे आपका ये जो लंग्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और आपको जो श्वास संबंधी समस्या है चेस्ट स्पेशलिस्ट को फिर से चेक कराने करा के अपनी समस्या को बताइए और उनसे बोलिए कि हमको श्वास के साथ साथ कुछ ऐसी दवाएं दें जिससे हमारे फेफड़े के अंदर मजबूती आए, ताकत आए। और ये जो खाना हलक से निकल जाता है, ये जब आपको सांस ज्यादा आप लेते हैं तो उसके फलस्वरूप जो आपका आमाशय है वो भी आपके सांस में सहायक हो जाता है, और उसकी भी क्रिया जो उल्टी होके बाहर होने लगती है। मतलब डॉक्टर आमाशय किसको बोलते हैं? आमाशय जहाँ आप भोजन करके जहाँ इकट्ठा होता है उसी को अच्छा। जी, हमें सामान्य सी एक चीज जो लगती है, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आप भोजन करते समय बहुत आराम से भोजन कीजिए। भोजन करते समय किसी से बात मत कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, जल्दी भोजन कीजिए। शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक आप भोजन कर लीजिए। आप रात को 9 बजे 10 बजे यदि भोजन करेंगे तो उसके बाद आपको पचने में दिक्कत होगी, आपको नींद नहीं आएगी, नींद में समस्या होगी, सांस की समस्या होगी। क्या डॉक्टर साहब, ये चीजें ठीक है? हम लोगों का शुरू से परंपरा रहा है कि हम लोग सूर्यास्त के बाद भोजन कर लेते थे। चूंकि अब क्या है, ऐसा हम लोग की लाइफ स्टाइल हो गई कि देर रात तक जागरण करना और देर रात तक भोजन करना, ये कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहितकर है। ओके डॉक्टर साहब, और बड़े भाई को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा बताया, हमने बहुत अच्छा टाइम दिया। धन्यवाद। डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी, हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो यदि बदलते मौसम में निरोग रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या सलाह है आपकी? कोई व्यक्ति निरोग रहना चाहता है तो हम आपको एक चीज बताएंगे कि जो हम लोग के आयुर्वेद के महर्षि चरक जी थे, वो एक बाजार में गए और पक्षी का रूप रख के लगे बोलने कि निरोगी कौन। तो वही बाणभट्ट जी थे, उन्होंने कहा कि मितभुक, हितभुक और रितभुक। तो इसका आशय यह है कि मितभुक मतलब कि जो कम खाने वाला है वो निरोगी रहेगा, जो हितभुक जो कि ये जाने कि कौन सा भोजन हमारे लिए हितकर है, और रितभुक का मतलब होता है कि भोजन हम कैसा, किस परिश्रम द्वारा अर्जित करते हैं और कैसे व्यक्ति का अन्न खाते हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हम अपने भोजन करते समय इन सब चीजों का ध्यान दें कि हम अपना अल्प भोजन करें जो कि हमारे लिए सुपाच्य हो, पच जाए, और उस ऋतु में होने वाले भोजन या जो सब्जियां हैं वो उसका प्रयोग करें, और जो मेरे हित में हो कि कौन सा भोजन मेरे लिए हितकर है वो करें, तो हम निरोगी रह सकते हैं। मौसमी जो चीजें हैं उनका हमको उपयोग करना है अपने भोजन में। मोटे अनाज को भी हमको अपने रोज के खाने में शामिल करना है। दूसरी बात कि हम योग, प्राणायाम, टहलना, ये हमारे दिनचर्या में हो, हम उसको अपने लिए जरूर थोड़ा समय निकालें और उसको अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हम निश्चित रूप से निरोग रहेंगे और इस प्रकृति का, इस जीवन का पूरा आनंद ले सकेंगे। हम की पसंद का गाना सुनवाना चाहेंगे। कौन सा गीत आपको पसंद है, बताइए? कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। तो यही वाला गीत हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। और अब डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी जो जनरल फिजिशियन हैं, आपको धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो बहुत बहुत नमस्कार, और पांडुरंग आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रणाम।